Good morning to everyone. Today I have been asked to speak on research methodology, and especially the chapter how to write a research proposal. एक रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार किया जाए, कैसे लिखा जाए, तो वो एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. I may tell you, all of you, it was very strange when I found that research methodology has been made a regular course for the other PhD student from UGC. Normally, traditionally, universities having coursework at PhD level did not have this course. तो नॉर्मली ये कोर्स होता नहीं रिसर्च मेथोडोलॉजी का पीएचडी लेवल पे थ्रू वर्ड. ये इंट्रोड्यूस किया गया यूजीसी की तरफ से. ये मानती इंट्रोड्यूस किया गया कि शायद जो हमारे पीएचडी स्टूडेंट हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी एस्पेक्ट में कमजोर हैं. वो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, कैसे प्रपोजल, शायद इस सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए किया गया. और ये माना जाता है कि जो स्टूडेंट पीएचडी में है, जो पीएचडी कर रहा है, उसको सारे जो फंडामेंटल्स आने चाहिए. ये सारी चीजें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं वो दूसरे कोर्सेज में कवर होता है. जैसे इसका एक मोटा सा फंडा है कि सबसे अच्छा कैसे क्या मेथड्स क्या होते हैं, कैसे मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, कैसे उसको इवैल्यूएट किए जाते हैं, कैसे वो किए जाते हैं. तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स कोर्स होता है, एक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक या दो कोर्स, फिर एडवांस स्टैटिस्टिक्स होता है. तो वो पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे मेथड्स उसमें एक्सप्लेन होते हैं. हमारे जो कोर्स करिकुलम है पीएचडी के लेवल पे बहुत अच्छे डिजाइन नहीं है. मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैंने कोशिश किया है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का कोर्स करिकुलम सबसे अच्छा डिजाइन हो. जो पीएचडी और पीजी लेवल पे हम जितना कर पा रहे हैं और सारी यूनिवर्सिटी पुरानी बिहार यूनिवर्सिटी और मिथिला यूनिवर्सिटी में भी नहीं हो रहा है. हमने कोर्स का टीचिंग शेड्यूल, एग्जामिनेशन शेड्यूल और पीएचडी रिसर्च में कैसे हमने कोर्स करिकुलम, मतलब नहीं है कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, हम अभी भी बहुत पीछे हैं. मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, स्पेशलाइज्ड हो गए. आप स्पेशलाइजेशन क्या है? आपका स्पेशलाइजेशन है जो आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो. आप जाना चाहते हो एजुकेशन और रिसर्च में, और एजुकेशन और रिसर्च में आप तभी स्पेशलिस्ट बन सकते हो जब आप अपने सब्जेक्ट में पीएचडी कर लो. और अगर आप अच्छी तरह से पीएचडी करोगे तो आप, अगर अच्छी तरह से आपने पीएचडी कर लिया तो और अच्छे पब्लिकेशन निकले उसमें से, तो आपकी मार्केट काफी हाई है, कोई आपको काट नहीं पाएगा. कितना भी पैरामीटर बने कहीं भी, पीएचडी एंड देन सम गुड क्वालिटी पेपर्स. अगर आपके दो पेपर अच्छे हैं, दो प्री रिव्यूड जर्नल में दो पेपर भी आपके अच्छे हैं, दो पेपर अच्छे हैं तो आप बहुत आगे निकल जाओ. लेकिन दो पेपर निकालने में बहुत ही मेहनत लगती है. आप ऐसे अगर चाहें कि दो पेपर ऐसे आ जाएं, ऐसे बहुत सारे जर्नल आप पैसे देके छपवा सकते हैं, लेकिन समझ में आता है, सब अपना अपना स्पेशलिस्ट समझ में आता है. मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँगा, आप सभी को शेयर करना चाहूँगा. जब बिहार यूनिवर्सिटी में था तो जो यूजीसी का गाइडलाइन है, यूजीसी का गाइडलाइन में आपके उस दौरान 3 प्री रिव्यूड जर्नल में पेपर चाहिए. करीब वहाँ पे 200 एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिनको प्रोफेसर बनना है, वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिनको प्रोफेसर बनना है. वो मेरे पास आए और मेरे से बोले कि सर हमारा ये पेपर नहीं है, हमको एक कमेटी बना के किसी तरह करिए. तो मैंने देखा कि नहीं, उन्होंने कहा मेरिट प्रमोशन नहीं कर दिए. तो मैंने कहा आप मेरिट प्रमोशन में 2 सिलेक्शन हो जाता है, तीसरा नहीं होता है. और सीएस में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जो यूजीसी की स्कीम है उसमें करने के लिए 3 पेपर
अच्छे पेपर चाहिए, तो लगभग 150 से 200 एसोसिएट प्रोफेसर के 3 अच्छे पेपर नहीं चाहिए। तो ये देखिए, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों चेंज हो रहे हैं। अगर आप अपने प्रोफेशन को सीरियसली लेना चाहते हो तो इस प्रोफेशन की बहुत हाइट है, बहुत ही रिस्पेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट में बहुत आगे कर सकते हो। तो मैं बहुत इस पे बोलूंगा कि मेरे पास टाइम कम है। एक उससे स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आपका जो फेलोशिप का हमने डिजाइन कर दिया है, का एंट्रेंस टेस्ट आपका 20 जून को हो रहा है। 20 जून को सभी बच्चों का, और दोबारा से कोई एक नोटिस निकलेगा 20 जून को, और बड़ा सिंपल पेपर है। पेपर में क्या आएगा आप पूछ सकते हो। पेपर 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप है, 30 नंबर का सब्जेक्टिव टाइप है। 30 नंबर में 2 क्वेश्चन होंगे 15-15 नंबर के, जो डिटेल में लिखने हैं, और कुछ आज जो बात करेंगे बहुत सारी चीजें आप ध्यान से सुनेंगे तो उसी से लिख पाएंगे। आप पूछेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में चार इंटरनेशनल की फेलोशिप स्टूडेंट्स आर सपोज टू नो कॉम्प्रिहेंशन है, वो आपको अपनी एकेडमिक किसी ब्रांच में जाना है, वो जनरल आना चाहिए। दूसरा है जनरल हिंदी, तो 15 जनरल होंगे, एक से जो क्वेश्चन जनरल इंग्लिश पे होगा, और 15 से 30 क्वेश्चन होगा वो जनरल हिंदी पे होगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन होंगे आपके 30 से 50 नंबर तक का क्वेश्चन जो होगा वो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पे होगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो 30 क्वेश्चन है आपके लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग पे होगा। और उसके बाद नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस। तो ये सिंपल है आपके एक्सप्रेशन। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू और रिटर्न में जो अच्छे नंबर पाएगा उसको हम ये फेलोशिप, और फेलोशिप में वेटिंग लिस्ट भी रखेंगे। अगर वो कोई ना दे पाए किसी कारणवश तो वेटिंग लिस्ट वाले को देंगे। ये 19-20 की फेलोशिप है, अगले साल की अलग फेलोशिप होगी। इसके लिए स्पेशली मैंने सिंडिकेट में एक नोटिस पास कराया है, एक रूल पास कराया है। इसके लिए स्पेशली हमने 18 से 20 लाख रुपए अरेंज किए हैं, एक अलग से बजट बनाया है जो कि आपकी रिसर्च के काम आएगा। जो हमारे मिसलेनियस फंड से उसका ट्रांसफर किया गया है, उसके 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 कर्ता रजिस्ट्रार और डीएसडब्ल्यू को मैंने बनाया है। तो आप लोग ये जरूरी, इस तरह की ओमार शीट आपको मिलेगी। ये ओमार शीट आपको ऐसी मिलेगी, इस पे लिखा रहेगा पीएचडी फेलोशिप टेस्ट, और ये आपको ऐसे भरना होगा, ये ऐसे भरना होगा, और ये करके आपका एक दिन में, इसको हम लोग 2-3 दिन में इसका रिजल्ट निकाल दें। तो एक ये पहलू बताना चाहता हूँ। दूसरा, मैंने रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में आपको बताया है कि अगर आप रिसर्च करने जाइएगा तो आपको अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखना आना चाहिए। एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखने में बहुत सारी चीजें एक स्टूडेंट को लगता है। मैं एक बात बताऊं आपको, एक चीज बताऊं आपको, एक कल्चर की हर काम अपने आप करने की कोशिश करिएगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को बिहार में भी जानता हूँ, देश में भी जानता हूँ, वेस्ट बंगाल में भी जानता हूँ, जो ये रिसर्च को धंधा बना रखा है। एडमिशन हो जाता है और वो पैसे लेते हैं, रिसर्च टॉपिक लिख देते हैं। वो सस्टेन नहीं करने जा रहा है। हर थीसिस में प्लेजरिज्म का टेस्ट लगाने जा रहे हैं हम लोग। वो फट से वैसी थीसिसें पकड़ में आ जाएंगी जो नकल करके या किसी और से लिखाई गई है। तो आज जरूरत है सारा काम अपने आप करने की। मैं अपने स्टूडेंट से कहूंगा, केवल अपना स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे शादी करने के लिए पीएचडी कर लेते हैं कुछ, तो मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगा। लेकिन अगर आप पीएचडी एज ए कैरियर बना रहे हो तो यू शुड बी वेरी सिंसियर अबाउट
planning PhD, working for PhD, writing your thesis, writing your publications. तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका होता है टॉपिक, टाइटल, हाउ टू सेलेक्ट अ टाइटल. सर्टेनली टाइटल योर फील्ड. आपको अपने ही सब्जेक्ट का टाइटल सेलेक्ट करना चाहिए. आपको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? आपको टाइटल ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए, जो मेरा कोई स्टूडेंट होगा तो मैं उसको बोलूंगा कि तुम ऐसा टाइटल सेलेक्ट करो जो कि लोकली रिलेवेंट हो और इंटरनेशनली भी विजिबल हो, जो तुम्हारी विजिबिलिटी भी लोकली भी रिलेवेंट हो, इंटरनेशनली बढ़ाए. तो उससे रिलेटेड टॉपिक आप लोग को चूज करना चाहिए, और चूज करने से पहले आपको श्योर होना चाहिए कि आप उसको कहाँ करेंगे, आप उसको कहाँ पे वर्क करेंगे. आप पूर्णिया में करेंगे या बिहार एग्रीकल्चर. हम लोग ने बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी अंडरटेकिंग ली है, खासकर हमारे साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट, होम साइंस के स्टूडेंट और कई स्टूडेंट चाहें तो वहां जाके कर सकते हैं काम. वहाँ फैसिलिटी हमारी पूर्णिया यूनिवर्सिटी से बेटर है, तो हम वहाँ पे एक चूज कर सकते हैं, वो ऑप्शन रहेगा हमेशा. तो कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाएं, कैसे सिनॉप्सिस लिखें, उस पर चर्चा कर रहे थे. तो पहला है टॉपिक. यू मस्ट सेलेक्ट वेरी रिलेवेंट टॉपिक, वेरी मीनिंगफुल टॉपिक. टॉपिक बहुत सारी चीजें अटैक कर लेता है. टॉपिक पे समय दें, नकल मार के मत करें, उसमें इन्वॉल्व हुए, खुद इन्वॉल्व हुए. आप समझ लीजिए पीएचडी रिसर्च इज योर पर्सनैलिटी. आपके पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, आदमी का वे ऑफ स्टाइल हो जाता है. आने वाले दिनों में पीएचडी 21 में अच्छी पीएचडी 2 पेपर के साथ नहीं मिलेगी. इसमें अगर अच्छी पीएचडी है आपके पास, तो पेपर है, मैं श्योर कर रहा हूँ कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपका होगा कि बिना पीएचडी के कोई टीचर अपॉइंट नहीं होने जा रहा है हायर एजुकेशन सिस्टम में. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी ने अडॉप्ट कर लिया है, और ये बिहार भी अडॉप्ट करने जा रहा है, बिहार से भी हो रहा है. तो आपको पीएचडी करना जरूरी है. आपके टॉपिक रैशनल होना चाहिए. आपका टॉपिक जो होना चाहिए उसमें रैशनलिटी होनी चाहिए. क्या रैशनल है? आपने कोई होम साइंस का टॉपिक चूज किया, न्यूट्रिशन चूज किया, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्वालिटी प्रोटीन बेच. तो न्यूट्रिशनली हम लोग जो क्वालिटी में हम लोग डेफिशिएंट हैं, जो हमारा न्यूट्रिशनल क्वालिटी में हमारा डाइट डेफिशिएंट है, और प्रोटीन में खासकर हम कार्बोहाइड्रेट में रिच है डाइट, प्रोटीन में पर्टिकुलरली अमीनो एसिड. तो क्वालिटी प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड देता है. लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन जो 2 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, वो जो लैक करते हैं मेज में, अगर वो बढ़ जाएं तो क्वालिटी प्रोटीन, तो इट्स जस्ट लाइक अ मिल्क. मेज इज अ पुअर मैन. सो इस तरह के टॉपिक रेलेवेंट. उसके बाद आता है रैशनल. उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट है, एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है कि ये इंट्रोडक्शन में है. आपने मेज लिखा है, आप चाइल्ड साइकोलॉजी पे है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग पे है, या ट्रांसजेनिक्स पे है, किस पे है, तो उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए. इंट्रोडक्शन में आपका यहाँ से पूर्णिया से स्टार्ट होना, क्या हो रहा है सारा, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, अच्छी जगह क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, या हमारे बिहार में क्या हो रहा है, हमारे में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, वो कर रहा है. उसको पूरा एक थोड़ा समरी सी पूरा इंट्रोडक्शन. और जिस फील्ड पे काम है, जैसे आपको क्वालिटी प्रोटीन पे काम करना है, तो घुमा फिरा के जो आप समअप करेंगे लास्ट में, तो आप शो करेंगे कि हमारी प्रोटीन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और उस तरह से लास्ट पैराग्राफ में समअप करेंगे. तो 200 से लेके 500 वर्ड तक आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. और इंट्रोडक्शन में पूरी चीज कहानी आ जानी चाहिए जो हो रही है अभी तक हुआ है, आगे हो, फ्यूचर भी उसमें ये फ्यूचर है. और जैसे आप फ्यूचर शो करेंगे, उसके बाद आपको उसका ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो 3 चीजें हो गई, आपने कर लिया
टाइटल, रैशनल, इंट्रोडक्शन और फिर व्हाट आर ऑब्जेक्टिव। जैसे क्वालिटी प्रोटीन मेज कोई मैंने तो उसके एक यू आर आइडेंटिफाइंग बाय प्रोडक्ट of maize which are rich in protein and tryptophan, क्वालिटी प्रोटीन मेज में रिच है। तो आप उसमें लिखिएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रेन जो कि एस क्वालिटी प्रोटीन में रिच है, या वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट जो क्वालिटी प्रोटीन मेज से बने हैं, या मेक करना है टू एस्टेब्लिश द प्रोटोकॉल टू मेक खीर फ्रॉम क्वालिटी प्रोटीन मेज, टू प्रपोज एंड एस्टेब्लिश द प्रोटोकॉल। तो इस तरह की रेलेवेंस होनी चाहिए जो भी आप इसमें लेंगे, बायोलॉजी में लेंगे, बायोलॉजी बॉटनी में लेते हैं तो बॉटनी में मेज में ले रहे हैं, तो मेज में बायोटेक्नोलॉजी बहुत काम हो रहा है। तो कौन से जीन कौन सी क्वालिटी प्रोटीन ट्रेट को हैंडल कर रहे हैं, कौन से जीन कैन टू आइडेंटिफाई स्क्रीन एंड आइडेंटिफाई जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी प्रोटीन मेज, टू स्ट्रक्चर अ डिजाइन टू डेवलप अ जीनोटाइप फॉर क्वालिटी प्रोटीन मेज। तो ये इंट्रोडक्शन और से गाइडेड होगा आपके 2 से 3 क्लियर कट आपने चाहिए जिसको आपको मीट करना है। ऑब्जेक्टिव करने से पहले टॉपिक और ऑब्जेक्टिव आपके बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, आपकी थीसिस के अच्छी तरह से डिस्कस करने चाहिए। आप जो टॉपिक बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, आपको ये जानकारी में आपके पास होनी चाहिए। बता रहा था आपको कि ट्रांसजेनिक्स पे काम नहीं हो रहा, तो हम ट्रांसजेनिक्स पे लोग यहाँ का स्टार्ट बिहार में कहीं भी काम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, क्यों? उसका प्रोटोकॉल होता है, जीन कंस्ट्रक्ट होता है। कोई अगर जेनेटिक्स स्टूडेंट है तो यू रिक्वायर अ जीन कंस्ट्रक्ट टू स्टार्ट वर्क ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, तो नहीं कर को प्लान नहीं करेंगे। हम वही चीज प्लान करेंगे जो हम कर सकते हैं, या कहीं से नेशनली इंटरनेशनली वो चीजें हमें मिले। ये फेलोशिप जो हमने डिजाइन किया है वो इसलिए किया है कि आप कुछ एम्बिशियस प्रोग्राम डिजाइन करें जो यहाँ नहीं कर सकते, वहां जाके करें, और उसके एक्सपेंसेस आपको यूनिवर्सिटी। तो वो काम करने के साथ साथ जो एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आदमी देख के सीखता है। जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड में, वो डिजाइन है केवल, वहां पे आप जाइए तो आपको लगेगा पढ़ने का मन करेगा, रिसर्च करने का मन करेगा। मेरी कोशिश रहती है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी को भी ऐसा डिजाइन करूं, लेकिन मैं बहुत कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाता हूं क्योंकि बहुत सारे रिसोर्स कांस्टेंट है। और लेकिन ठीक है, बुरा नहीं है, जितना हम लोग कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी को एक्सपोजर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बाहर की यूनिवर्सिटी में जाइए तो कई अच्छी यूनिवर्सिटी में वो उनका अच्छाई की काउंट कैसी होती है, कितने नोबेल लॉरेट आपकी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है। कई यूनिवर्सिटी से 100 नोबेल लॉरेट कनेक्टेड हैं और आर्ट्स में बैठते हैं। ये सारी चीजें एक्सपोजर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को जब भी मौका लगे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएं, अच्छे लैब में जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएं और उसको करें। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव के बाद आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपको कोई भी काम करना है उसका रिव्यू ऑफ कुछ उसका कहीं न कहीं काम हुआ होगा, रेफरेंसेस आपके पास होने चाहिए, उसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसका भी एक चैप्टर होता है आपकी सिनॉप्सिस में और आपके प्रपोजल में कि क्या रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, कब पहला रिसर्च हुआ, कब लेटेस्ट हुआ, उसके बीच के इंपॉर्टेंट जितने पेज लिखना चाहें वो एक रिव्यू करना वर्क का पास्ट में हुए वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मेथोडोलॉजी का और राइटिंग ऑफ अ प्रपोजल का, राइटिंग ऑफ अ थीसिस का, तो राइटिंग ऑफ अ सिनॉप्सिस का।
तो आपको सबसे पहले अगर कोई काम करना है टॉपिक सेलेक्ट करने से पहले, तो उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखना पे आपके दिमाग में है कि रिव्यू लिटरेचर को आपको इवेल्युएट करना चाहिए और लिखना चाहिए। बहुत सारे अच्छे रिव्यू डायरेक्टली आप पब्लिश कर सकते हैं, अच्छे जर्नल, अच्छे जितने जब तक का हुआ है उसकी एक स्टोरी टाइप की लिखिए। साइंस स्टोरी लिखना एक आर्ट है और साइंस स्टोरी ही एक रिव्यू होता है। जितने भी उसमें जो भी वर्क शुरू से आज तक हुआ है वो करिए और उसमें प्रपोज करिए आगे क्या किया जाए, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि आगे आपको क्या करना है। आपका वर्क रिपीटेशन होना चाहिए, आपको कहाँ से मिलेगा, आपको आप करना है। तो ये सबका रिव्यू ऑफ लिटरेचर से पता लगता है। और हर रिव्यू ऑफ लिटरेचर रेफरेंसेस, जितने रेफरेंसेस जो भी है आपने यूज किया है, आपने मेटेरियल यूज किया, सबके रेफरेंस आपके यहाँ होने, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अलग अलग तरीके से रेफरेंसेस लिखा जाता है, वो सारे अवेलेबल है। ये इस पे भी हर टॉपिक पे, जिसपे मैं आपको रिसर्च मैथोलॉजी में हर टॉपिक पे एक लेक्चर बनता है। मैंने जो आप बोला है आई कैन टॉक hours for topic, I can talk rational, objective, review of literature, material, method, references। तो अच्छा, अब एक जो इंपॉर्टेंट आता है मेटेरियल्स एंड मेथड, जो मैथोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्या मटेरियल यूज करेंगे, क्यूपीएम यूज करेंगे तो कौन सी वैरायटी यूज करेंगे, फिर क्या क्या उसमें आप बनाएंगे, नए प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोसेस्ड फूड बनाएंगे, या और कंजर्व फूड बनाएंगे, या उसका कॉर्न का पॉपकॉर्न बनाएंगे, क्या बनाएंगे। तो वो मटेरियल, उस तरह का मटेरियल आपको चूज करना पड़ता है। उस तरह का मटेरियल, उस तरह की लोकेशन, ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफिकल मैप चाहिए, ज्योग्राफी में आपको असेस टू द आपको सैटेलाइट मैप चाहिए। ये जो है एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता है इनका। तो आपके जो सर्च प्रपोजल इंक्लूड होगा, टॉपिक इंक्लूड होगा, रैशनल इंक्लूड होगा, इंट्रोडक्शन इंक्लूड होगा, ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंक्लूड होगा, मटेरियल्स इंक्लूड होगा, मेथड इंक्लूड होगा, रेफरेंसेस इंक्लूड होगा। तो ये सारा मिला के आपकी सिनॉप्सिस में जाएगा। और से होता, you must publish at least 2 good paper from your आपकी प्लानिंग। जो अब यूजीसी का नॉर्म आ रहा है, यूजीसी के नॉर्म में मतलब आ रहा है कि आपको थीसिस सबमिशन के साथ साथ 2 पेपर एडवांस स्टेज पे कम्युनिकेटेड हो आपकी थीसिस से। ये यूजीसी गाइडलाइंस है। और मेरा ये है कि पेपर अच्छे होने चाहिए। आजकल पेपर लिखना एक मार्केट बन गया है और आप 5,000 10,000 रुपए दिए पेपर छप जाता है। ऐसे पेपर मत छापिए, हाई इम्पैक्ट जर्नल में छापिए। हर फील्ड में नोन है। मैं नहीं जानता पूर्णिया यूनिवर्सिटी में कौन सा टीचर है जिसके एक बहुत अच्छा पेपर हो। मैं ऐसे टीचर का नाम नहीं जानता हूं। मेरा कहने का सेंस है कि ये एक वैक्यूम है, इस फील्ड को आपको आगे बढ़ाना है। पहले रिसर्च पेपर पब्लिकेशन पे कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन आने वाले दिनों में आप आगे नहीं जा पाएंगे अगर आपके 2 अच्छे पेपर नहीं होंगे। मेरी टीम में कई लोग हैं, ये बॉटनी के लोग काम करते रहते हैं। मैं लगभग 1.5-2 साल से उनसे भी बोल रहा हूँ कि एक पेपर अच्छा लिखो। दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर ओन फील्ड, अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं देखा कि 1.5 साल में वो एक अच्छा पब्लिकेशन कर पाए। अच्छा पब्लिकेशन लिखना इज अ रियली टफ जॉब। तो आप लोग हमेशा टारगेट करिए, अच्छा पेपर लिखिए और कम से कम एक रिव्यू पेपर लिखिए। आप रिसर्च पेपर के लिए आपको डेटा चाहिए, आपको फ्रेश डेटा चाहिए जो कभी आपने पब्लिश ना किया हो।
रिव्यू पेपर आप लिख सकते हैं, जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं तो उसी के आधार पे आप एक रिव्यू पेपर किसी भी जर्नल में, अच्छा रिव्यू होगा, अच्छे रेफरेंसेस होंगे, अच्छा रेफरेंसेस होगा तो वो पेपर सेल करेगा, उसका भी इम्पैक्ट उतना ही होता है जो अच्छा एक प्री रिव्यू जर्नल के रिसर्च पेपर का हो। आर्टिकल्स हैज नो साइंटिफिक वैल्यू, बट वो नंबर आपके बढ़ाते हैं। उसके बाद जो आप अटेंड करते हो लेक्चर, सेमिनार, सिंपोजियम में, उसमें भी एपीआई इंडेक्स बनता है, लेकिन रिसर्च पेपर का कॉलम वो नहीं भर पाते हैं। चाहे आपके रिव्यू पेपर हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे इनवाइटेड पेपर हो, चाहे सेमिनार सिंपोजिया के पेपर हो, ये सारी चीजें उसकी कमी नहीं पूरा कर सकते हैं। दो पेपर जो अच्छे प्री रिव्यूड, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के हो, उसमें होता है। मैं बहुत जल्दी से मैथड्स के बारे में जल्दी से बताना चाहूंगा, टाइम मेरे पास भी कम है। ये सब जो मैं बताऊंगा वो सब एक एक लेक्चर की जरूरत होती है, लेकिन मैं 10 मिनट में बताना चाहूंगा। आप इसको पढ़ लें, सभी बच्चों को एक एक जैसे मैंने पहली बार बोला था, मैंने आपको बताना चाहूंगा, मैंने काफी लोगों से वो रिसीव किया है असाइनमेंट्स एंड देयर सेमिनार प्रेजेंटेशन। सबके अच्छे, कुछ बच्चों के नहीं आए हैं, मैं उनकी मार्किंग कर रहा हूँ। तो जो पब्लिकेशन और इथिक्स में लास्ट टाइम मैंने किया था, तो वो मैं कर रहा हूँ, उनको इवेलुएट कर रहा हूँ। उसमें करीब 10 से 15 नंबर में सबको नंबर इंटरनल का जो है उसी से मिलेगा। और ये पेपर का भी, रिसर्च मैथोलॉजी पेपर में भी आपको इंटरनल का नंबर मैं अलॉट करूंगा। अ प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल, हाउ टू राइट अ प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल। तो ये दो पे आपको सबको भेजना है। अभी मेरे को लगता है कि अराउंड 60-70% स्टूडेंट्स ने दे दिया है। मैं देखता हूँ, एक दिन अपने पीए के साथ बैठूंगा तो उसको मैं निकालूंगा और तो फिर उसमें मार्किंग करूंगा। कुछ बच्चों का अच्छा था, तो सबको इसके आज के इस पे लेक्चर पे भी आपको सबको भेजना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप पीएचडी करते हो तो आपके पास स्किल्स होने चाहिए, स्पेशल स्किल्स। वो स्किल्स जो हर जगह काम आएंगे और आपको मदद करेंगे, चाहे पेपर राइटिंग में, चाहे आपके प्रेजेंटेशन में, चाहे आपकी टीचिंग स्किल में, चाहे आपके रिसर्च स्किल में। वो स्किल क्या होते हैं? योर नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, statistical methods, your knowledge of statistical analysis, your knowledge of IT skill. आजकल IT स्किल हर जगह सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है, स्टैटिस्टिक्स भी सारी सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गई है। योर लैंग्वेज स्किल, you should know the language English and you should know one foreign language. You should also know one Hindi and one local language. तो वो सारी जो स्किल है आपको सभी बच्चों को आना चाहिए। वो हमेशा आपके टीचिंग, रिसर्च एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमेशा मदद करेंगे, हर फील्ड में मदद करेंगे। देखिए, कोई एक ही चीज है। मैं जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बड़ा बुरा लगता था कि रोज पढ़ना है, ये क्या। लेकिन अब वो जो एक वो हो गया है, जो एक रियलाइजेशन हो गया है, एक कॉम्प्लेक्स हो गया है कि हम सुपीरियर हैं। कोई एक बार पढ़ जाए, एक बार बहुत अच्छे नंबर हो जाए तो नहीं, आपके नॉलेज उसको रोज पढ़ना पड़ता है, और उसका जो सेटिस्फेक्शन है, उसका जो वो लगता है, इसका सेटिस्फेक्शन। यूएस प्रोफेसर रीड एवरी डे टू मेंटेन हिज नॉलेज, जो नॉलेज उसका है उसको मेंटेन कर। अब हमारे प्रोफेसर लोग तो यहाँ पे बन जाते हैं तो उसके बाद पढ़ना ही बंद कर देते हैं, अब तो प्रोफेसर बन गए, अब तो कुछ बनना नहीं है। और बहुत सारे, तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में वो एक अलग दुनिया है। अगर आप उस दुनिया में घुसिएगा तब समझ में आएगा। वो आपको जो एक अलग सा एक पेपर जब आपका अच्छा निकलेगा 6 महीने में, 7 महीने में, तो जो वो आपको जो सेटिस्फेक्शन देता है, जो वो इन्वॉल्वमेंट आपका हो जाएगा, तो वो उसका डिजाइन, उसका अलग ही आनंद होता है, उसका अलग है। आप साइंस कांग्रेस में जाइए, अवार्ड मिलता है, आप वो करिए, तो वो चीजें अलग हैं। तो वो उस लाइन पे, स्पेशलाइजेशन पे आना पड़ेगा। तो ये कुछ मैथड्स, जो रूल्स, आपको जो बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल है,
रेप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन एंड डिजाइन, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हर आदमी और हाउ टू मेजर एरर, उसका एरर कैसे हम मेजर करें। तो रेप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन किस लिए करते हैं हम? एरर को कम करने के लिए करते हैं। हर एक्सपेरिमेंट आप प्लानिंग करिए, कोई भी फील्ड एक्सपेरिमेंट हो, सर्वे एक्सपेरिमेंट हो, उसके अपने अपने एरर अक्कर हो जाते हैं ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ मेथोलॉजी, ड्यू टू नॉट गेटिंग प्रॉपर मटेरियल, तो उसमें एरर आता है। उसको हम लोग अगर साइंस में बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर। उसको मेजर करने मेथड है, उसको दूर करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी की थ्योरी यूज करते हैं, हम लोग जो हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट बेसिक यूनिट होता है, जो बेसिक यूनिट दो ट्रीटमेंट है, 3 ट्रीटमेंट है, 4। तो सारी कोई भी आप रिसर्च ऐसी नहीं लेते हैं जब तक उसकी आपको क्या एक नल हाइपोथेसिस होती है, फिर उसको हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। तो इसको क्या मेथोलॉजी है, क्या चीजें आपको ये मेथोलॉजी में पढ़ना चाहिए। मैं अगर टाइम मिलता तो मैं खुद पढ़ाता, मेरे पास समय नहीं है। मेरे स्टूडेंट ये दान सिंह और वर्षा ने मेरे को इंसिस्ट किया कि सर एक दिन आप क्लास ले लीजिए, तो मैंने लिया। मेरे को लग रहा था नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीजें पढ़िए, मेथोलॉजी का हिस्सा है। क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, एरर को हम मेजर करते हैं। हम ये मानते हैं कि कितना भी आप करेक्ट जाएं तो एक एक्सपेरिमेंट पे एरर रह जाता है, तो उसको कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे मेजर करें और कितना एरर अलाउ करें उस एक्सपेरिमेंट में, है वो सही एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो। आप वो एक्सेप्ट करें अगर आपके रिजल्ट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या उसको रिजेक्ट करें। बोथ आर राइट। आपने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया, ये होगा तो एक्सेप्ट हो गया, मतलब वो सही है। जो हाइपोथेसिस नहीं है तो वो भी रिसर्च है, ये भी रिसर्च है, दोनों तरफ से रिसर्च है। तो इसके मेथड्स है, इसके फॉर्मूला है, and I need some blackboard and PowerPoint presentation to explain that. So I'm sorry I don't have that much time to explain all these things, but randomization, replication should be followed in each and every experiment of this. उसमें और उसका एक्सपेरिमेंटल क्या होगा। फिर हम इसको कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। हम टी टेस्ट होते हैं, क्रिटिकल डिफरेंस करते हैं, टी टेस्ट मेजर करते हैं, एफ टेस्ट मेजर करते हैं। What is F test? Analysis of variance. What is analysis of variance? What is the degree of freedom? तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से एफ टेस्ट कैसे करते हैं, उसमें ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, उसमें रेप्लिकेशन का डिग्री ऑफ, जैसे रेप्लिकेशन 3 है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ 3-1, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे उसको हम उसकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, एफ रेशो को। ट्रीटमेंट अगर 10 है तो 10 -1, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको देखेंगे टेबल रेशो को करेंगे, तो कितने फ्रीडम पे करेंगे। इसी तरह से इंटरेक्शन होता है कि रेप्लिकेशन इनटू ट्रीटमेंट का इंटरेक्शन होता है। अगर इंटरेक्शन इफेक्ट है तो वो कितना है, वो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। फिर हम कौन सा डिजाइन एप्लीकेशन करेंगे, कितने ट्रीटमेंट हैं, बहुत सारे डिजाइन होते हैं। जैसे CRD होता है, कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन। कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन क्या होता है, जिसमें एरर कंट्रोल करने की कम जरूरत होती है। उसमें हम बस वो बना देते हैं ट्रीटमेंट, एक या वो ले लेते हैं, लेकिन इसमें रेप्लिकेट नहीं करते हैं। लेकिन उसी तरह से अगर आपको उसको और कंट्रोल करें, उसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होमोजीनियस मान लेते हैं, खासकर जैसे पॉट्स में हम रखते हैं तो पॉट्स में कंट्रोल में रखता है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। उसी तरह RBD है, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। CRD है, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, मतलब
जिसमें आपके एरर के चांसेस कम है, और जब बढ़ेगा तो आरबीडी, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, जिसमें रेप्लिकेटेड डेटा होता है, रेप्लिकेटेड होता है और ब्लॉकिंग भी होता है, और उसमें हम हर एप्लीकेशन में ट्रीटमेंट रेंडमाइज करते हैं, हर एप्लीकेशन में ट्रीटमेंट रेंडमाइज। उसमें फिर दूसरा आता है एलएसडी, लैटिन स्क्वायर डिजाइन, मतलब उसके रेप्लिकेशन को भी हम रेंडमाइज करते हैं और रोज को भी, टू वे कंट्रोल होता है रेंडमाइजेशन का। इनका सबका फॉर्मूला है, एंड बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूली you calculate and apply to different test, F test, and you calculate experimental error, whether that error is done. उसके बाद then you calculate coefficient of variation. Coefficient of variation मतलब कितना वेरिएशन है उस एक्सपेरिमेंट में, कि वो एक हर जैसे आपने कोई में प्रोटीन से 3 पर मिलता है, इससे 3 से 5 प्रोटीन मक्के में है, तो उसका सीवी कितना आता है, उसका 10 सीवी आता है। इसका मतलब जो नोन वेरिएशन है प्रोटीन का, उसके हिसाब से सीवी सही है। सीवी कम आए या सीवी और बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, तो उसका मतलब कुछ गड़बड़ है आपके मटेरियल में। तो सीवी इज जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो वेरिएशन का इंडिकेटर है आपके ट्रीटमेंट में। तो ये सब टूल्स हैं। उसी तरह फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है,